हेलो स्टूडेंट्स, हमारी क्लास चल रही है लगातार और हम लोग उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया है उसके प्रयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर अधिगम के जो नियम हैं, अधिगम के नियम ये उन्होंने कितने प्रकार के बताए थे? दो प्रकार के जो उन्होंने नियम बताए हैं, आज हम उन्हीं दो प्रकार के नियमों के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। सबसे पहला नियम उन्होंने बताया मुख्य नियम। पहला प्रकार क्या था? मुख्य नियम, अधिगम के मुख्य नियम। दूसरा प्रकार उन्होंने जो बताया वो था अधिगम के गौण नियम। पहला प्रकार उन्होंने बताया अधिगम के मुख्य नियम और दूसरा प्रकार उन्होंने बताया अधिगम के गौण नियम। मुख्य नियम कौन कौन से होते हैं साथियों? मुख्य नियम में पहला होता है तत्परता का नियम। उन्होंने क्या बताया? पहला नियम तत्परता का नियम। इसके अलावा दूसरा जो नियम उन्होंने बताया वो नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। इसके अलावा तीसरा नियम उन्होंने बताया प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके बाद में आते हैं गौण नियम। गौण नियम में सबसे पहले उन्होंने बताया बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा उन्होंने बताया आंशिक अनुक्रिया का नियम। आंशिक अनुक्रिया का नियम। इसके बाद में तीसरा उन्होंने बताया सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम और इसके बाद में बताया मानसिक विन्यास का नियम। हम इनके बारे में विस्तार से परिचर्चा करें उससे पहले एक बार फिर देख लेते हैं। हम लोग अधिगम के साहचर्य के सिद्धांत में थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जो भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग दिया उसके बारे में हम परिचर्चा कर चुके हैं। लास्ट में उन्होंने उस प्रयोग के आधार पर बताए थे कि अधिगम के जो नियम हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक मुख्य नियम और दूसरे होते हैं गौण नियम। मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम होता है। गौण नियम में बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम और उसके बाद में मानसिक विन्यास का नियम होता है। साथियों, सबसे पहले हम परिचर्चा करेंगे तत्परता का जो नियम है, तत्परता का जो सिद्धांत है उसके बारे में। तत्परता, तत्पर होना, किसी कार्य के लिए तैयार होना, इसको केवल समझने की बात है क्या? जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है या पहले से तत्पर रहता है तो वह उस कार्य में रुचि पैदा कर लेता है। अगर कोई आदमी किसी काम को करने के लिए पहले से तैयार होता है, पहले से करने के लिए तत्पर होता है तो वह उस कार्य में रुचि पैदा कर लेता है। और अगर कोई आदमी उस कार्य को करने के लिए पहले से तैयार नहीं होता है, पहले से तत्पर नहीं होता है तो उस कार्य के प्रति उसकी रुचि नहीं बन पाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि तत्परता ही रुचि को जन्म देती है और रुचि से ही कार्य सफल होते हैं। तत्परता रुचि को जन्म देती है। पहला सिद्धांत तत्परता। तो तत्परता क्या करती है? तत्परता रुचि को जन्म देती है। तत्परता रुचि को जन्म देती है और रुचि से ही कार्य सफल होते हैं। रुचि से ही कार्य सफल होते हैं।
तत्परता रुचि को जन्म देती है और रुचि से ही कार्य सफल होते हैं। साथियों, इस सिद्धांत के बारे में वुडवर्थ जो हैं उन्होंने भी अपना विचार प्रस्तुत किया है। और वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है तत्परता से अभिप्राय मानसिक रूप से तैयारी होता है, मानसिक रूप से तैयार होना, प्रिपेयर होना। हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। एग्जाम्पल ये है, एक मजदूर होता है, उस मजदूर को खेत पर तो भेजा जा सकता है, हम मजदूर को खेत पर भेज सकते हैं, लेकिन उसको वहां पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। काम कब करेगा? जब उसमें उस कार्य के प्रति रुचि होगी। उसमें उस कार्य के प्रति रुचि कब होगी? जब वह उस कार्य को करने के लिए पहले से तैयार होगा। कोई भी है, ये तो काम की बात है। घोड़ा होता है या मवेशी हम लोग घर में पालते हैं, उसको हम पानी के तालाब के पास तो ले जा सकते हैं पानी पिलाने के लिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते कि उसको वो पानी पीना ही है। उसको वो पानी पीना है, कब पिएगा? जब उसकी रुचि होगी। और रुचि कब होगी? जब वह उस पानी को पीने के लिए पहले से तैयार होगा। तो तत्परता का नियम या तत्परता का जो इन्होंने अधिगम का नियम बताया, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह है, एक बार फिर समझना, जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए, जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए पहले से तत्पर या तैयार होता है, तो वह उस कार्य को जब उसे दिया जाता है तो उसके लिए वह रुचि पैदा कर लेता है। जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए पहले से तत्पर या तैयार होता है और उसे जब वह कार्य दिया जाता है तो वह उसके लिए रुचि पैदा कर लेता है। जैसे मजदूर है और अगर ये पहले से तैयार है, पहले से तत्पर है, तब जब इसे वो कार्य दिया जाएगा तो वह उस मजदूर के कार्य को, उस मजदूरी को अच्छे से कर लेगा, क्योंकि उसकी रुचि पैदा हो जाती है। और अगर वह पहले से तैयार नहीं होता है तो उस कार्य को करने के लिए उसमें रुचि नहीं बन पाती है, तो वह काम सफलता से नहीं कर पाता है। ऑल ओवर अगर हम कहें तो तत्परता रुचि को जन्म देती है और रुचि से ही कार्य सफल होते हैं। इस प्रकार साथियों, ये रुचि का सिद्धांत है, ये कंप्लीट होता है। अब हम अभ्यास का नियम है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये सब हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। तो तत्परता का नियम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम दूसरा पढ़ते हैं, अभ्यास का नियम। मुख्य नियम में दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम का मतलब क्या है साथियों? अभ्यास का मतलब है, इस नियम के अनुसार किसी भी व्यवहार को, चाहे व्यवहार कैसा भी है, उसको प्राणी में सकारात्मक बनाने के लिए, यानी उस कार्य को वह सकारात्मक तरीके से सीख सके, उसके लिए जरूरी है कि उसका अभ्यास हो। कोई भी व्यवहार किसी भी व्यक्ति में सकारात्मक बने, इसके लिए जरूरी है कि उसका अभ्यास हो। आपने सुना होगा, एक दोहा है हिंदी का कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, सरसरी आवत जात है सिल पर परे निशान। एक शिला के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं, वो निशान उस रस्सी के प्रयास की बदौलत हुआ, बार बार आने के कारण से हुआ। तो अभ्यास जो है वो सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए किया जाता है। एक बालक जो होता है उसको जितना ज्यादा अभ्यास करवाया जाता है, एक बालक को जितना ज्यादा अभ्यास करवाया जाता है, उतना ही ज्यादा उस बालक के व्यवहार में सकारात्मकता आती है। जितना ज्यादा प्रयास करेगा उतनी ही ज्यादा सकारात्मकता या सकारात्मक परिवर्तन उस बालक के व्यवहार में आएगा। अभ्यास प्राणी उसी कार्य का करता है जो उसके लिए उपयोगी होता है। इसमें भी दो होते हैं, एक उपयोग का नियम और एक अनुपयोग का नियम। उपयोग और अनुपयोग का नियम होता है इसमें।
एक बार फिर से समझते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास का मतलब यह है कि किसी भी प्राणी के व्यवहार को सकारात्मक बनाने के लिए उसमें अभ्यास की जरूरत होती है। जितना ज्यादा अभ्यास करता है उस प्राणी का व्यवहार उतना ही सकारात्मक होता है। एक बालक के व्यवहार में अगर हम सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए भी बार बार उसका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। और कोई भी व्यक्ति, प्राणी, कोई भी बालक अभ्यास केवल उन्हीं कार्यों का करता है जो उसके लिए उपयोगी होते हैं। जो हमारे काम में आने वाले कार्य हैं उनका बालक बार बार अभ्यास करेगा और बार बार अभ्यास करने के कारण से उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होगा। लेकिन जो उसके काम में आने वाले नहीं हैं, जो कार्य उसके काम में नहीं आएंगे, उन कार्यों का वह अभ्यास नहीं करेगा। इस प्रकार से यह अभ्यास का नियम है। इसके बाद में तीसरा यानी मुख्य नियम जो है उनका अंतिम रूप जो है वो तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम के बारे में हम विस्तार से परिचर्चा करते हैं। एक बार आप इसको देखिए। साथियों, तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, इसके भी दो उपनियम हैं, एक संतोष का और दूसरा है असंतोष का। प्रभाव का जो नियम है उसके भी दो उपनियम हैं, एक संतोष का और दूसरा असंतोष का। जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई प्राणी, जब भी कोई बालक किसी कार्य को करता है तो उस कार्य से जो आने वाले परिणाम हैं वो परिणाम उस बालक के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, उस प्राणी के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अगर बालक को परिणाम सकारात्मक प्राप्त होते हैं तो बालक को संतोष प्राप्त होता है। अगर बालक को परिणाम नकारात्मक मिलते हैं तो बालक में असंतोष पैदा होता है। यही होता है प्रभाव का नियम। उदाहरण के लिए बालक दादा दादी के पास रहना ज्यादा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि दादा दादी के पास जब बालक रहता है तो उनके पास रहने से उसे जो भी परिणाम मिलेंगे वो हमेशा सकारात्मक होंगे, जिनके कारण से उसको हमेशा संतोष की प्राप्ति होगी। दादा दादी बहुत प्यार करते हैं अपने पोते पोतियों को, बहुत लाड करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनकी हर बात को पूरा करते हैं, तो ये सकारात्मक परिणाम बच्चे को मिलता है। इस कारण से उसे संतोष मिलता है, वो वहां रहता है। ये प्रभाव का नियम है। पिता के पास नहीं रहेंगे क्योंकि पिता हर इच्छा पूरी नहीं करता, हर बात नहीं मानता, डांटते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं, तो वहां असंतोष मिलता है। तो याद रखने की बात है, अभ्यास में क्या होता है? अभ्यास में बार बार प्रयास करने से, बार बार अभ्यास करने से व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होता है। और इसके दो उपनियम हैं, उपयोग और अनुपयोग का। उपयोग के नियम में यह है कि बालक जो उपयोगी कार्य होते हैं उन्हीं का अभ्यास करते हैं, उपयोगी का नहीं करते हैं। प्रभाव के नियम का मतलब क्या है? व्यक्ति किसी भी कार्य को या बालक किसी भी कार्य को करता है तो उसके जो आने वाले परिणाम हैं वो उसे प्रभावित करते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। अगर सकारात्मक परिवर्तन मिलते हैं तो बालक को संतोष मिलता है। ये उपनियम है संतोष का, उसे संतोष मिलते हैं। अगर बालक को सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते तो उसमें असंतोष पैदा होता है। और इसका उदाहरण मैंने बताया, बच्चे इसी कारण से, इन परिणामों के कारण से या इस प्रभाव के नियम के कारण से ही अपने दादा दादी के पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के मुख्य नियम बताए हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम गौण नियम के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक धन्यवाद। जय श्री राम।